बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। तेहरान में रशिया तुर्की ईरान समिट। पुतिन, एर्दोगान और रईसी ने यूक्रेन जंग और आलमी सूरत हाल पर की बातचीत। तेहरान में लीडर्स की अलहदा मुलाकातें। खामनाई ने तैयब एर्दोगान से कहा, नॉर्थ सीरिया में फौजी ऑपरेशन सबके लिए नुकसानदेह होगा। इसराइल ईरान पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकता, किसी भी बेवकूफ़ी का फैसला कुन जवाब देंगे, तेहरान की वार्निंग। यूएई ने फ्रांस को फ्यूल रवाना करने का किया ऐलान, रशियन गैस की कमी को पूरा किया जाएगा। यूक्रेन की खातून अव्वल ने की एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात, अमरीकी कांग्रेस के अरकान से खिताब करेंगी। यूरोप के कई मुल्कों में गजब की गर्मी, पुर्तगाल में टेम्परेचर 47 डिग्री हो गया, जंगल की आग से 3000 हेक्टेयर इलाका राख। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को दी 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत, तमाम एफआईआर यकजा करने की दरखास्त कबूल। पार्लियामेंट में महंगाई और जीएसटी पर हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी, मार्गरेट अल्वा ने नॉमिनेशन दाखिल किया। दिल्ली और दूसरी रियासतों में नीट रैकेट बेनकाब, 20 लाख रुपए लेकर एक्सपर्ट्स के जरिए इम्तिहान लिखाया जा रहा था। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर हसन रूहानी ने तेहरान में छोटी मुलाकात करते हुए यूक्रेन जंग, सीरिया, मिडल ईस्ट की सूरत हाल, दुनिया के हालात और दूसरे मामलों पर बातचीत की। यह मुलाकात आस्ताना फॉर्मेट के तहत हुई। पुतिन के इस ईरान दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। फरवरी में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यह उनका पहला बैरूनी दौरा है। क्रेमलिन के अहदेदार ने बताया कि मुलाकात के बाद तीनों मुल्कों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि वो दुनिया में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान, रशिया और तुर्की आस्ताना प्रोसेस के गारंटर्स हैं। सीरिया में 11 साल से जारी लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिशों के लिए आस्ताना प्रोसेस शुरू किया गया है। तैयब एर्दोगान ने धमकी दी थी कि वह नॉर्थ सीरिया में फौजी ऑपरेशन शुरू करेंगे। ईरान और रशिया सीरिया की बशारुल असद हुकूमत के हामी रहे हैं, जिन्होंने अरब बहार के बाद होने वाली जंग में बशारुल असद को तमाम मुश्किलों से बचाया था। ईरान तुर्की के फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है और खबरदार किया है कि इससे खत्ते का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। 2016 के बाद से तुर्की ने कई मरतबा नॉर्थ सीरिया में हमले किए हैं। तैयब एर्दोगान और पुतिन ने इब्राहिम रईसी से अलग मुलाकातें भी की। रईसी एर्दोगान मुलाकात में ईरान तुर्की ताल्लुकात के बारे में गौर किया गया। तैयब एर्दोगान ने कहा कि यह समिट एक मौका है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर के लिए बातचीत की जाए। तुर्की ने इससे पहले भी रशिया और यूक्रेन के अहदेदारों के दरमियान बातचीत की मेज़बानी की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करते हुए वार्निंग दी है कि नॉर्थ सीरिया में किसी भी फौजी ऑपरेशन से तुर्की, सीरिया और पूरे इलाके को नुकसान होगा और इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। खामनाई के हवाले से कहा गया कि दहशतगर्दी की मुखालफत की जानी चाहिए, लेकिन सीरिया में फौजी हमले से दहशतगर्दों को फ़ायदा होगा। ईरानी लीडर ने अनकरा, दमिश्क, मॉस्को और तेहरान के दरमियान बातचीत के जरिए मसले को हल करने पर जोर दिया। तैयब एर्दोगान नॉर्थ सीरिया में कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहते हैं, जिन्हें वो दहशतगर्द करार देते हैं। इनमें वाईपीजी भी शामिल है, जो अमेरिका की मदद रखने वाली एक फौज है, जिसमें ज्यादातर कुर्द सिपाही हैं। तुर्की का इल्जाम है कि वाईपीजी का ताल्लुक तुर्की में सरगर्म कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी केपीपी से है।
ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل اس پر حملے کی جرات نہیں کر سکتا اور اس کے پاس اتنی فوجی طاقت نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسلامی جمہوریہ کے خلاف اسرائیلی دھمکیوں کو نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دے کر رد کر دیا۔ ناصر کنانی نے العالم ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران سیریا کی کسی بھی بے وقوفی کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ مغربی ملکوں کے ہتھیار ملنے سے جنگ کی صورتحال بدل رہی ہے۔ سی این این نے ایسے 20 حملوں کی نشاندہی کی ہے جو حالیہ مہینے رشیا کی ڈیفنس لائنز پر کیے گئے ہیں۔ بعض حملوں کے بعد بڑے دھماکے بھی ہوئے۔ رشیا کا ایک میزائل اس دوران ڈونباس کے ڈونیٹسک علاقے میں گرا۔ اس دھماکے میں بعض لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یوکرین کی پارلیمنٹ نے ملک کے سیکیورٹی چیف اور پروسیکیوٹر جنرل کو ہٹانے کے فیصلے پر مہر لگا دی ہے۔ ایک دن پہلے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے ان دونوں پر سخت تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے ڈپارٹمنٹس کے سینکڑوں ملازمین اب یوکرین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یوکرین کی فرسٹ لیڈی اولینا زیلنسکی نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ وہ امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کے دوران وہ امریکی کانگریس کے ارکان سے خطاب کریں گی اور فرسٹ لیڈی جل بائیڈن سے بھی ملاقات کریں گی۔ یوکرین کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کے قریب دھماکے سے کم 9 رشین زخمی ہو گئے۔ رشیا کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ یو اے ای نے رشین گیس کے بدل کے طور پر فرانس کو فیول روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یو اے ای کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے فرانس دورے کے دوران یہ اعلان کیا۔ انہوں نے صدر فرانس ایمینوئل میکرون سے ملاقات کی اور یوکرین جنگ اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ یو اے ای صدر بننے کے بعد یہ ان کا پہلا بیرونی دورہ ہے۔ شیخ محمد نے کہا کہ یو اے ای تمام لوگوں خاص طور پر فرانس کو انرجی سیکیورٹی دینے کا پابند ہے۔ صدر کا ایل ای سی پیلس میں رسمی استقبال کیا گیا۔ دونوں لیڈرز نے فیوچر انرجی، کلائمیٹ چینج، ایڈوانس ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ یو اے ای کے صدارتی ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا کہ امارات انرجی کا ایک قابل بھروسہ پارٹنر اور سورس بننے کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 سال تک فار ایسٹ کے علاقے میں تیل بیچا ہے اور اب ہم بحران کے اس وقت یورپ کو تیل بیچ رہے ہیں۔ ایجپٹ میں کار حادثے میں کم سے کم 22 لوگ ہلاک ہو گئے اور 30 زخمی ہوئے۔ ایجپٹ میں ہر سال ہزاروں لوگ ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں جس کی بڑی وجہ وہاں کی خراب سہولتیں ہیں۔ یہ حادثہ منیا صوبے میں پیش آیا۔ فوری مقام پر ایمبولینس گاڑیوں کو بھیج دیا گیا۔ غزہ میں خان یونس کے قریب اسرائیلی فوج نے فلسطینی کسانوں پر فائرنگ کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ جس وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا یہ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن اس طرح کے واقعات معمول بن گئے ہیں۔ غزہ پچھلے 15 سال سے اسرائیل کی ناکہ بندی میں ہے۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی پہنچ کر وہاں کی بے حرمتی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ مقامی سورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ یہودی آباد کار مغربی گیٹ سے داخل ہوئے اور پولیس کی نگرانی میں وہاں تلمودی طریقے سے رسومات ادا کیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں غضب کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ فرانس اور برطانیہ میں موسم بہت گرم ہے۔ اسپین میں 43 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ فرانس، پرتگال، اسپین اور گریس میں جنگل کی آگ پھیلتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ فرانس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اسپین میں گرمی سے 2 لوگوں کی موت ہوئی۔ پٹریوں پر آگ لگنے کی وجہ سے ٹرینیں روک دی گئیں۔ پرتگال میں آگ سے بچنے کی کوشش کے دوران ایک بزرگ جوڑے کی موت ہو گئی۔ فرانس کے کئی حصوں میں سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ اسپین اور پرتگال میں کہا جاتا ہے کہ حالیہ دنوں کی گرمی سے 1000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اتوار کو آگ بجھانے کی کوششوں کے دوران ایک فائر فائٹر کی موت ہوئی تھی۔ پرتگال میں ٹیمپریچر 47 ڈگری کو چھو گیا ہے۔ جولائی کے مہینے میں یہ اب تک کا سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہے۔ ملک کے زیادہ تر حصوں کو خطرے والا زون قرار دیا گیا ہے۔ پرتگال کے مکاؤ علاقے میں 70 سال سے زیادہ عمر کا ایک مرد اور عورت شعلوں سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اب تک 3000 ہیکٹر سے زیادہ علاقہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ عہدیدار 2017 کی صورتحال کو ٹالنا چاہتے ہیں جب 66 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔
लौटते हैं इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की साबिक तर्जुमा नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से 10 अगस्त तक राहत दी है। उसके खिलाफ गुस्ताखाना रिमार्क के सिलसिले में कई केसेस दर्ज किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को मुकर्रर की गई है। बेंच ने तमाम एफआईआर को यकजा करने के लिए उसकी दरखास्त को बहाल करने की इजाज़त दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए थे। इसके बाद उसने अपने खिलाफ मुल्क के अलग अलग मकामात पर दर्ज एफआईआर को यकजा करने की अपनी दरखास्त वापस ले ली थी। नुपुर शर्मा के खिलाफ जुमला 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 5, बंगाल में 2, तेलंगाना और दिल्ली में एक एफआईआर शामिल है। नुपुर शर्मा की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि मुतालिका हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 1 जुलाई का हुक्म बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को नुपुर शर्मा पर सख्त तनकीद करते हुए कहा था कि उसकी बदजबानी की वजह से पूरा मुल्क आग में जल रहा है और जो कुछ हो रहा है इसके लिए वो अकेली जिम्मेदार है। दिल्ली की एक अदालत ने उपहार सिनेमा केस में अंसल ब्रदर्स और दूसरों को रिहा कर दिया है। उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया। दिल्ली के उपहार सिनेमा में 1998 में फिल्म बॉर्डर की नुमाइश के दौरान आग लगने का हादसा पेश आया था, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पार्लियामेंट में महंगाई और जीएसटी के मसले पर एक बार फिर हंगामा हुआ और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर्स ने एहतजाजी अरकान से कहा कि वो अपनी सीटों पर वापस चले जाएं ताकि ऐवान काम कर सके, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ऐसी ही सूरत हाल देखी गई। पार्लियामेंट का मानसून सेशन पीर को शुरू हुआ था। पहले दिन भी कोई खास कार्रवाई नहीं हो सकी थी। नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीनियर अपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, त्रिचुरी सिवा, संजय रावत और डी राजा मौजूद थे। एक दिन पहले एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नॉमिनेशन दाखिल किया था। नायब सदर के ओहदे के लिए अगले महीने की 6 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। सदर जमहूरिया के इलेक्शन के लिए वोटों की गिनती जुमेरात को होगी। इस सिलसिले में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में इंतजामात किए गए हैं। एक दिन पहले सदारती इलेक्शंस के लिए पार्लियामेंट और असेंबलियों में वोट डाले गए थे। पूरी उम्मीद है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दूसरी खातून और पहली कबायली सदर बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौज में भर्ती की स्कीम अग्निपथ के खिलाफ तमाम दरखास्तों को दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है। जस्टिस BY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत और AS बोपन्ना की बेंच ने केरला, पंजाब, हरियाणा, पटना और उत्तराखंड हाई कोर्ट से कहा कि वो PILs दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू करें या उन्हें उस वक्त तक पेंडिंग रखें जब तक दिल्ली हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं करती। नीट मेडिकल इम्तिहान में धांधलियों का एक बड़ा रैकेट सामने आया है। CBI ने बताया कि इस स्कैम में 20 लाख रुपए लेकर इम्तिहान लिखे जा रहे थे। ये रैकेट 4 शहरों में फैला हुआ था। इस रैकेट के मुताबिक स्टूडेंट की जगह इम्तिहान लिखने वाले शख्स को 5 लाख रुपए दिए जाते थे और बाकी रकम दरमियानी लोग और दूसरे बांट लेते थे। एजेंसी ने इस सिलसिले में दिल्ली से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 से 8 लोगों ने नीट के पर्चे सॉल्व किए थे। इस रैकेट का मास्टरमाइंड सुशील रंजन है, जो सफदरजंग इलाके का रहने वाला है। वो रकम वसूल करके स्टूडेंट की जगह पर्चा हल करने वाले एक एक्सपर्ट को भेजता था। ये रैकेट बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में एक्टिव था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तेहरान में रशिया, तुर्की, ईरान समिट। पुतिन, एर्दोगान और रईसी ने यूक्रेन जंग और आलमी सूरत हाल पर की बातचीत। तेहरान में लीडर्स की अलहदा मुलाकातें। खामनाई ने तैयब एर्दोगान से कहा, नॉर्थ सीरिया में फौजी ऑपरेशन सबके लिए नुकसानदेह होगा। इसराइल ईरान पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकता, किसी भी बेवकूफ़ी का फैसला कुन जवाब देंगे, तेहरान की वार्निंग। UAE ने फ्रांस को फ्यूल रवाना करने का किया ऐलान। रशियन गैस की कमी को पूरा किया जाएगा। यूक्रेन की खातून अव्वल ने की एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से खिताब करेंगी।
یورپ کے کئی ملکوں میں غضب کی گرمی، پرتگال میں ٹیمپریچر 47 ڈگری ہو گیا، جنگل کی آگ سے 3000 ہیکٹر علاقہ راکھ۔ سپریم کورٹ نے نپور شرما کو دی 10 اگست تک گرفتاری سے راحت، تمام ایف آئی آر یکجا کرنے کی درخواست قبول۔ پارلیمنٹ میں مہنگائی اور جی ایس ٹی پر ہنگامہ، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی، مارگریٹ الوا نے نامینیشن داخل کیا۔ دہلی اور دوسری ریاستوں میں نیٹ ریکٹ بے نقاب، 20 لاکھ روپے لے کر ایکسپرٹس کے ذریعے امتحان لکھایا جا رہا تھا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔